हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर अमेजिंग फैंटेस्टिक। तो चलिए, टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर फॉर द 11th क्लास, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आई हैव रिटन अ हेडिंग हियर। तो अगर हेडिंग की बात करें, मैंने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल के हिसाब से तो नहीं है, बट अगर न्यूमेरिकल बेस की हम बात करें तो दिस वन इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर द क्लास 11th। तो मैंने आपको करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, है ना, फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स, इन सब में फिक्टिशियस या फिर कैपिटल की बात करें, ड्राइंग की बात करें, क्रेडिटर्स की बात करें, डेटर्स की बात करें, तो इनके बारे में आपको हल्का सा 2 वीडियोस में बताने की कोशिश करी थी। आई होप आपने वो सब रिवाइज किया हो, अच्छे से आपको याद हो। अगर वो याद है तभी जाकर आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगी। ठीक है बात। तो अगर आपने वो टर्म नहीं समझी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप जाइए, तो उस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11th क्लास की, उन वीडियोस को एक बार वॉच करिए एंड उसको एक बार दोबारा देखो, तो थोड़ा ये चैप्टर फिर इजी आपके लिए पड़ेगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बात करें इक्वेशन का मतलब, देखो हमने कहीं ना कहीं अगर 10th तक की हम सब लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी होगी या फिर उससे पहले कहीं इक्वेशन से पहला पढ़ा होगा, तो कई बार हमारे पास अगर कहीं इस तरीके की इक्वेशंस होती थी कि x दे रखा है प्लस y दे रखा है इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इस तरीके की जो बातें होती थी, है ना, तो इसे हम इक्वेशन कहते थे। या हमने कैसा कहीं देखा होगा 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 12 लिखा हुआ है, तो इस तरीके की जो, जहां पर मतलब अल्टीमेट लेवल पर LHS एक होता था और एक इक्वल्स टू में हम पढ़ते थे बचपन में RHS हुआ करता था। तो जहां राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इन तरीके की बात करी जाती थी, उस बात को हमने इक्वेशन कहा था। तो इक्वेशन का मतलब हुआ जहां पर LHS और RHS का एग्जिस्टेंस रहता है, दोनों का मिश्रण रहता है, उन्हें हमने बोला है इक्वेशन। अब यहाँ अकाउंट्स के टर्म में हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, इनका क्या मतलब है इक्वेशन का, तो देखिए यहाँ इक्वेशन हमारी कैसे बनती है। तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज रहती है, एक फॉर्मूला हमारे पास रहेगा विच इज गोल्डन फॉर्मूला ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज एसेट्स। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, और ऐसा बिल्कुल होता है कि एसेट्स आपके हमेशा इक्वल होंगी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। बात कर लेते हैं भाई एसेट्स क्या हैं। मैंने बताया था आपको एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, है ना, ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस हुई, ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं। मैंने फिर लाइबिलिटी की बात करी थी, भाई ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस हैं, ये आपके ऑब्लिगेशंस हैं। और ऑब्लिगेशंस का मतलब हुआ हमारी जो देनदारियां हैं, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस जो हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, लाइबिलिटीज कहलाती हैं। फिर हमने बात करी थी कि कैपिटल क्या है, हमने देखा था कि अमाउंट, है ना, या कोई एसेट्स which has been introduced by the proprietor in the business is called capital। यानी कैपिटल वो हिस्सा है, वो अमाउंट या वो स्टॉक या फिर वो एसेट्स है जो कंपनी के ओनर ने फर्म को स्टार्ट करते वक्त या कभी भी फर्म में डाले हुए हैं, उन्हें कंपनी कैपिटल कहती है। बिकॉज हमने कल बात करी थी वीडियो में कि कंपनीज and the owner of the company, they both are the different entity, they both are will be treated as different bodies। that's why हमने कहा कि जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, इट विल बी कैपिटल। तो यहां तक की बात आई एम श्योर कि आपको क्लियर होंगी। उसके आगे अगर हम देखें तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल एक फॉर्मूला हुआ कि आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी वो इक्वल होंगी, कितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, कितना आपका कैपिटल है। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल आपको एक्स लिमिटेड का दे दूं। पहले एक्स का ही एक लिमिटेड है, या फिर हम तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाए ना, तो यही फॉर्मूला हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है कि भाई एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होंगी। ठीक है बात। कैसे, देखिए एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एक्स ने एक कंपनी खोली एक्स लिमिटेड, थोड़ा समझिएगा आराम से, बड़े प्यार से समझ में आएगा। एक्स ने क्या करा, एक कंपनी खोली, उसका नाम रखा एक्स लिमिटेड। ठीक है बात। तो इस एक्स ने यहां डाले 1000 रुपए। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो 1000 रुपए डाले एक्स ने एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड इस 1000 रुपए को मानेगी कैपिटल। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हो गई कि भैया ये अमाउंट 1000 रुपए जो है ये कैश तो है ही है, बट हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब देखें बात, अब
अगर ये लोग अगर 1000 रुपए से कोई सामान खरीदेंगे ना, सपोज करो अगर 1000 रुपए का पूरा पूरा सामान खरीदा, तो एसेट्स कितने की आएंगी? 1000 रुपए की आएंगी भाई। मान लिया चलो पूरा नहीं खरीद रहे आप, 1000 से पूरा सामान नहीं खरीद रहे, या फिर पूरा खरीद रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन आपने अगर 1000 रुपए रखे और मान लिया 700 का सामान खरीदा, 1000 रुपए से आपने 700 का सामान खरीद लिया, कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 300 रुपये, यानी 300 रुपए आप लोगों के पास बचे हुए हैं। ठीक है, 1000 रुपए थे तुम्हारे पास, 700 का तुमने उसमें सामान खरीद लिया, और 300 रुपए, एक छोटी सी कंपनी की बात हो रही है, 300 रुपए आपका बैलेंस बचा हुआ है। तो एसेट भाई कितनी होंगी? अगर 1000 रुपए से 300 का 700 का सामान खरीदा, तो 700 का तो सामान खरीद लिया, एसेट्स है। सामान मतलब प्रॉपर्टी, मतलब सामान का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज, है ना। 700 का सामान आया प्लस 300 आपके पास बचे हुए ना एज अ कैश, क्योंकि जब कंपनी के पास एक्स ने 1000 रुपए, तो उसकी कंपनी के पास 1000 तो आए हैं, वो 1000 का नाम उसने कैपिटल रखा हुआ है। क्लियर है बात? तो 700 रुपए का सामान लिया, 300 रुपए बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, इधर बात करें लाइबिलिटीज तो कुछ हुई नहीं है, क्योंकि हमने कहीं से उधार सामान लिया नहीं है, और कैपिटल हमारी आज भी 1000 ही है। कैपिटल आपकी कंपनी जिंदगी भर मानेगी कि भैया उसने मुझे 1000 रुपए दिए थे, और वो 1000 रुपए कैपिटल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन बैलेंस कर रही हैं हमेशा। ऐसे ही मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कैसा? मान लिया मेरे पास थे 100 रुपए या 200 रुपए ले लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास 200 रुपए हैं भाई। ठीक बात, 200 रुपए अगर हैं तो क्या होगा? अगर मैं 300 का सामान खरीद लूं, मुझे आप बताओ क्या हो? मैं अगर 200 रुपए मेरे पास थे और मैं 300 का सामान खरीद लूं, क्या होगा? तो देखिए होगा क्या, जब मैं 300 का सामान खरीदूंगा भाई, मेरे पास 300 का सामान आएगा, नो डाउट। 300 का सामान खरीदूंगा, 300 का सामान आएगा, तो ये मेरी एसेट्स हो गई। मतलब ये जो 300 रुपए की है मेरी एसेट बन गई। ठीक है बात। लेकिन मेरे पास नगद 200 रुपए थे, लेकिन मैं 100 का उधार कराया, मैं 100 का उधार कराया, तो क्या हुआ? 200 मेरे पास थे, 100 का मैं उधार कराया, तो सामान कितने का लाया गुरु? 300 का। तो मतलब ये कहने का हुआ कि जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको अप्लाई करोगे ना, तो पॉसिबल नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो इसलिए बिल्कुल रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ही होता है। आप अपनी निजी जिंदगी में देखिए, किसी कंपनी के पास जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये जो फॉर्मूला है ना, किसी विद्वान ने फॉर्मूला सेट करके रखा हुआ है, और बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। तो यहाँ कोई रटने वाला टॉपिक है ही नहीं अकाउंट्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। और अगर नहीं भी समझ में आया बहुत ज्यादा, तो ये तो क्वेश्चन करने की कोई टेक्निक है नहीं, बस ये जो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, वो बस मैंने आपको समझाया कि ये ऐसा है क्यों, है ना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। देखिए, तो इस एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाले फॉर्मूले को हम सेट करते हैं, इसके थ्रू एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा, है ना। वो 5-7 सेकंड के लिए विजिबल होगा आप लोगों को। मैं बाकी बोल के बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, और अगर बुक फॉलो करनी हो तो कोई भी बुक फॉलो करिए आप, अदरवाइज आई एडवाइस यू कि गोयल थोड़ा सा बेस्ट बुक है, थोड़ा इजी लैंग्वेज में उसमें चीजें दे रखी हैं, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए, तो गोयल की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, अदरवाइज आप कहीं से भी करिए, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का तरीका क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने लिखना है फॉर्मूला। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना बेटा, तो वहां पर आपने सॉल्यूशन के साथ फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है वो आपने लिख देना है। तो आपने लिखा एसेट्स इक्वल्स टू हुई, एसेट्स इक्वल टू हुई लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला हुआ कि भैया एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ही होती हैं। तो यहां पर हमें अब इक्वेशन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी जो संदीप है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने से भाई? 1 लाख रुपए से। क्या मतलब हुआ? देखो, संदीप ने एक कंपनी खोली है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मान ला एक्स है, और एक कंपनी खोली है संदीप ने। ठीक है बात। तो संदीप ने क्या किया? लिखा है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड का मतलब हुआ स्टार्ट करना, है ना, चालू करना। तो संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। ये जो संदीप है इसने एक्स लिमिटेड खोली, इसने खोली एक्स लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ओपन करी बंदे ने, संदीप ने, एक्स लिमिटेड। तो संदीप ने क्या किया? यहां पर दिए 1 लाख रुपए। क्या दिए बेटा? 1 लाख रुपए दिए। अब अगर 1 लाख रुपए दिए हैं, तो ये एक्स लिमिटेड के लिए जो 1 लाख रुपए, ये कैश तो ही है, मतलब वो कैश के रूप में आया ना, तो कैश तो ही है। बट ये एक्स लिमिटेड इसको क्या मान के चलेगी? इसे एक्स लिमिटेड
कैपिटल मानकर ट्रीट करेगी। तो ठीक है, कैपिटल वाला कॉलम तो हमने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन हम जब पढ़ने बैठते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से हेड बनने वाले हैं, क्योंकि एसेट सिर्फ एक ही नहीं आएगा, एसेट बहुत सारी हो सकती है ना, वो करंट हो सकती है, फिक्स हो सकती है, कई तरीके की एसेट्स होती हैं, तो उन सबका नाम सेपरेट आप लिखेंगे, लाइबिलिटीज का नाम बिल्कुल सेपरेट लिखेंगे, कैपिटल तो कैपिटल है ही है। खैर, तो इस केस में देखें तो हमारे पास क्या हुआ, कंपनी के पास कैश आया, एक कॉलम बना कैश का। भाई कंपनी के पास जब 1 लाख रुपए दिए संदीप ने, कैश तो आया ना, तो कैश अगर आया तो कैश क्या है हमारी, एसेट्स है, तो एसेट साइड में एक कॉलम बना दिया कैश, और एक मुझे कॉलम यहां बनाना पड़ेगा कैपिटल का, जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो नीड नहीं है। चलिए सेकंड समझते हैं। सेकंड में दिया है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, यानी क्या करा इस एक्स लिमिटेड ने, अब हम काम कर रहे हैं इस एक्स लिमिटेड के लिए, संदीप से हमारा कोई वास्ता नहीं है फिलहाल, तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया, मार्केट से 5,000 का एक उठाया फर्नीचर, और अगर फर्नीचर उठाया तो फर्नीचर तो कंपनी के पास आया होगा, है ना, अगर कंपनी के पास फर्नीचर आया है और फर्नीचर कंपनी की एसेट्स है, तो एक कॉलम फिर बनेगा फर्नीचर का। ठीक है बात, थोड़ा इजी गोइंग करिएगा चीजों को, है ना, तो शायद हो सकता है कि एकदम वीडियो में पहली वीडियो में समझ में ना आए, तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट नहीं है चीजें, आराम आराम से समझने का प्रयास करना, समझ में आएगा। तो फर्नीचर मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने मार्केट से एक फर्नीचर उठाया, अगर फर्नीचर उठाया है तो कंपनी के पास फर्नीचर आया है, और फर्नीचर आने का मतलब हुआ अगर हमारे पास फर्नीचर है ना घर में हमारे, या फिर कंपनी के पास मेरे है, तो दैट इज माई एसेट्स, तो इसलिए एसेट्स के नीचे कॉलम बना फर्नीचर का। मुझे हर चीजों का कॉलम बनाना है, वो चाहे फिर लाइबिलिटीज हो या फिर एसेट्स हो। अगली बात लिखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, एक नाम आया है गुड्स। अभी गुड्स क्या है, ठीक है, गुड्स का मतलब हुआ स्टॉक, ठीक है, गुड्स का मतलब हुआ स्टॉक। स्टॉक से क्या मतलब हुआ, मान लिया एक दुकानदार है ना, अब दुकानदार है और दुकानदार ने क्या कर रखा है, कपड़ों की दुकान खोली हुई है, तो जितना भी सामान उसके पास पड़ा हुआ है फॉर द सेल, यानी जिन्हें वो तुरंत बेच देने की कंडीशन में है, जब भी ग्राहक आएगा वो बेच देगा, वो सारा सामान उस बंदे का स्टॉक हुआ, तो वो स्टॉक उसी का नाम गुड्स रखा हुआ है। अब वो स्टॉक हो सकता है कि जीन्स का हो सकता है कि वो स्टॉक शर्ट्स का हो, है ना, तो अलग अलग तरीके से उसने रखा होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि सामान आया क्या है, जीन्स आई है कि कंप्यूटर आया है, या फिर ढोलक आया, फिर क्या आया, स्टूल आया, फर्नीचर आया, पेन आया, फ्रिज आया, क्या आया मुझे नहीं पता, और जहां नहीं पता होता वहां हम यूज करते हैं गुड्स। ठीक बात, तो यहाँ पर गुड्स खरीदी उन लोगों ने, अब वो गुड्स अल्टीमेटली है तो स्टॉक, तो हम यहाँ पर रखेंगे एक कॉलम स्टॉक का, और स्टॉक भी आपकी एसेट्स होती हैं, नो डाउट। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर गुड्स खरीदी है मतलब सामान खरीदा है, गुड्स का मतलब सामान भी हुआ, हिंदी में बहुत अच्छा मतलब मिल गया, गुड्स मतलब सामान, तो सामान खरीदा। अब गुड्स यहां नहीं लिखोगे आप, गुड्स को गुड्स के नेम पर इसे आप रिप्लेस करोगे विद दी स्टॉक, तो यहाँ स्टॉक आप लिखोगे, है ना, गुड्स का मतलब स्टॉक ही होता है अल्टीमेट, और सामान हुआ वैसे, तो कैश फर्नीचर स्टॉक का कॉलम बना। अब लिखा है कि भाई परचेज गुड्स इन क्रेडिट, अब उधार में गुड्स खरीदी गई हैं, अब अगर गुड्स उधार में खरीदी गई हैं तो भाई साहब स्टॉक आया होगा, तो कल कॉलम बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो उधार में खरीदा है, उधार का मतलब हुआ हमारा क्रेडिटर, जिससे कंपनी सामान उधार में खरीदती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, ये हमने कल सीखा था, तो हम जिससे सामान उधार ले रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है। तो लाइबिलिटी वाले साइड, और भाई क्योंकि क्रेडिटर का मतलब हुआ हमें उसे देना पड़ेगा पैसा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर ऐसा है वो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है, अगर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है तो फिर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, इट इज क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर का मतलब हुआ वो लोग फ्रॉम होम वी परचेज द प्रोडक्ट इन क्रेडिट, जिनसे हम गुड्स या फिर प्रोडक्ट उनके उधार में खरीदते हैं। होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद हमारा है पेड फॉर रेंट। अब रेंट पे करने में बेटा ना तो किसी एसेट्स में हलचल होती है ना तो लाइबिलिटीज में, ठीक है, मतलब रेंट एक ऐसा हेड हुआ, रेंट का मतलब कोई एसेट थोड़ी हुई रेंट, देखो रेंट का मतलब क्या है भाई, रेंट एक दिया गया नाम है, मतलब ह्यूमन बीइंग ने क्या कर रखा है अपनी सुविधाओं के लिए, ताकि चीजें इजी गोइंग हो पाए, चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए बहुत सारे नाम रखे हैं, फर्जी नाम हुए ये। रेंट कोई बात थोड़ी है, कोई रेंट कोई कुर्सी थोड़ी है, कोई फर्नीचर थोड़ी है, मतलब कुछ है थोड़ी रेंट। रेंट अगर देखो ना, सपोज करो आप किसी रूम में रह रहे हो, किसी दुकान में आप रहते हो, और 1 महीने के बाद आपको देना पड़ता है किराया, जिसको हम इंग्लिश में रेंट कह दे रहे हैं। अब रेंट थोड़ी दे रहे हो आप उसको, आप अल्टीमेट लेवल पर कैश दे रहे होते हो ना, सामने वाले को 1000 रुपए, अगर आपका किसी का रेंट है तो आप सामने वाले को 1000 रुपए देते हो, रेंट थोड़ी देते हो। एक बड़े से कागज में अगर मैं रेंट लिख के दे दूं सामने वाले को, ले भाई तू रेंट पकड़, वो मेरे थप्पड़ बजाएगा शायद, अगर मैं उसको रेंट लिख कर दूंगा, मतलब आई हैव टू पे द कैश,
तो हमने खाली फर्जी एक नाम रखा हुआ है रेंट। तो रेंट ना तो लाइबिलिटी है बेटा ना एसेट्स है, ये ऐसा नाम है, ना तो एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है। तो इसका इंपैक्ट मतलब इसका कोई कॉलम तो नहीं बनेगा, इसका कोई कॉलम नहीं बनेगा। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, वो सारे आइटम या वो सारे नाम जिन नामों की वजह से कंपनी कैश देती या लेती है, कंपनी कैश देती या लेती है, ऐसे सारे फर्जी नाम जिनके बेस पर कंपनी कैश देती और लेती है, उनका इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। ये बात याद रखने वाली है। ऐसे वो सारे फर्जी नाम जिन नामों की वजह से कंपनी कैश देती और लेती है, उनका इफेक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। क्लियर है बात यहां तक की? तो क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। हमने 40% के हिसाब से कोई गुड्स बेची हैं और 40% का हमें क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ पड़ा है। तो ठीक है, वो बेचा हमने, स्टॉक बेचा है, तो स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर समझने वाला जो टॉपिक है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने कॉलम बनने वाले हैं। तो जिस दिन कॉलम पे कमांड बन गई बेटा, उस दिन क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कॉलम बने कैश, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर एंड कैपिटल। दोबारा इसको लिखिएगा कैपिटल। तो ये पूरा हमारा कॉलम तैयार हो चुके हैं कि भैया इतने कॉलम बनने वाले हैं। कैश बनेगा, फर्नीचर बनेगा, स्टॉक बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, कैपिटल बनेगा। चलिए थोड़ा सा तेज चलते हैं। तो पहला है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वही वाली बात हो गई, ये कंपनी, ये संदीप, ठीक है बात। संदीप ने इन्हें दिए 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए दिए हैं, ये 1 लाख रुपए इनके लिए कैश भी है और कैपिटल भी है, क्योंकि ये 1 लाख रुपए को कैपिटल ट्रीट करेंगे। तो हमारे कैश वाले कॉलम में पहला यहाँ लिखो 1 लाख रुपए, यहाँ कैश वाले कॉलम में हमारे पास बेटा आ गया। फर्नीचर नहीं आया तो 0, स्टॉक की बात पहले ट्रांजेक्शन में नहीं की गई तो 0, क्रेडिटर की बात नहीं की गई 0, कैपिटल की बात की गई, सॉरी, ये आपका 1 लाख रुपए आया था। बिकॉज वो जो कैपिटल था 1 लाख रुपए, वही आपका कैश के फॉर्म में आपके पास आया था, तो इसलिए हमने यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। ठीक है बात। अगली बात इसने करी है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, कि 5,000 रुपए का खरीदा गया फर्नीचर। तो सेकंड की बात करें तो अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो भाई आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो -5,000। ठीक है बात, क्योंकि कैश तो जाएगा ना। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे किसी सामने वाले बंदे से तो 5,000 रुपए हमें देने तो पड़ेंगे, सॉरी, तो 5,000 रुपए हमें देने पड़े सामने वाले को, तो 5,000 रुपए कैश चला गया। लेकिन उसके बदले 5,000 का बेटा फर्नीचर भी आ चुका है नहीं बात। तो 5,000 का हमारा फर्नीचर भी आ गया। भाई हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 5,000 मेरी जेब से गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फर्नीचर भी तो आया मेरे पास, तो मैंने फर्नीचर में प्लस कर दिया 5,000 रुपए, यहाँ कैश में माइनस किया 5,000 रुपए। बाकी स्टॉक पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पर नो इम्पैक्ट और कैपिटल पर नो इम्पैक्ट। तो सॉल्व करने बैठते हैं। यहाँ पर 1 लाख था, 1 लाख से 5 चला गया तो बचा 95,000। ठीक है बेटा, 2 के बाद सॉल्व करना चालू कर देना है। यहाँ पर 5,000 प्लस 0 5,000 हुआ, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर बेटा 1 लाख रुपए। कैपिटल अभी भी आपकी 1 लाख रुपए बनी हुई है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 रुपए का सामान खरीदा कैश में, तो क्या हुआ होगा, सामान का मतलब स्टॉक है भाई, गुड्स का मतलब स्टॉक, तो 20,000 का स्टॉक आया होगा, लेकिन कैश में खरीदा गया तो आपका कैश गया होगा जेब से 20,000 रुपए, तब सामने वाले ने आपको 20,000 का सामान दिया होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ -20,000 हो जाएगा भाई, 20 का सामान खरीदा तो -20,000 रुपए। फर्नीचर आपका 0, स्टॉक आपका 0, ठीक है, सो नॉट 0 स्टॉक, फर्नीचर आपका 0, स्टॉक नॉट 0। 20 का कैश दिया तब स्टॉक आया ना, तो 20,000 रुपए यहाँ प्लस होगा और यहाँ 0, कैपिटल को इम्पैक्ट 0। तो फिर सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद 95 से अगर 20 गया तो ये बचा आपका 75,000। तो 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 एज इट इज प्लस 0 प्लस 1 लाख रुपया, ये हुआ मामला। अब देखिए अगले में इसने लिखा हुआ है द नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। 36,000 की गुड्स खरीदी गई उधार में। उधार में अगर खरीदी गई, सोचो अगर आपने सामान खरीदा उधार में 36,000 रुपए का, तो सामान तो आया, स्टॉक तो आया, तो भाई स्टॉक में प्लस कर रहा हूँ 36,000 रुपए, तो जब स्टॉक होगा ये 36,000 से प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब लेकिन ये खरीदी गई है उधार में, अगर उधार में खरीदी है तो कैश तो गुरु नहीं गया, तो कैश का इंपैक्ट 0। फर्नीचर की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये तो 0 ही 0 है ना। उसके बाद ये खरीदी गई है उधार में। उधार का मतलब हुआ सामने वाले जिससे हम उधार खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, और क्रेडिटर वाला मैंने कॉलम बना के रखा हुआ है, तो यहाँ 36,000 प्लस में जाएंगे और प्लस यहाँ 0। ठीक है बात।
चलिए, तो नाउ नेक्स्ट वन, हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि पेड फॉर रेंट ₹700। हमने रेंट पेड किया। मैंने फिर बताया, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो रेंट है ना एक फर्जी नाम है, इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इस रेंट को लिखा हुआ है ना। तो अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा बेटा, जो रेंट है एक ऐसा खर्चा है जिससे ना तो कोई स्टॉक या फिर कोई फर्नीचर या फिर कैश या फिर कैपिटल की बात तो इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो पहले से प्लस कर ले रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 36,000 और ये प्लस आपका 1,00,000 रुपए। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि भाई रेंट एक ऐसा टर्म है जो ना तो एसेट्स है ना लायबिलिटी है, एक फर्जी नाम है। ऐसे जो फर्जी नाम जिनसे कंपनी खर्चा किया करती है या फिर उनकी इनकम हुआ करती है, उन टर्म का या उन स्पेशल वर्ड्स का इफेक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। तो यहां हमने रेंट पेड किया। अब रेंट पे करने का मतलब हुआ कंपनी ने सामने वाले को 700 रुपए पे किए फॉर द रेंट, रेंट के नाम से 700 रुपए पे कर दिए। अब पे कर दिए अगर, है ना, अब अगर पे कर दिए हैं तो खर्चा हुआ होगा। तो अगर खर्चा हुआ, ठीक है, तो रेंट 700 रुपये आपका कैश चला गया, यहाँ जीरो, यहाँ फिर फर्नीचर आपका, स्टॉक आपका जीरो, क्रेडिटर आपके जीरो, लेकिन यहाँ भी 700 रुपये होगा। मैंने कहा था ना कि जिन टर्म का फर्जी नाम हो और उनके नाम पर खर्चा और इनकम की जाए तो उनका फर्क कैश और कैपिटल पर सेम पड़ता है। तो यहाँ पर 700 रुपये माइनस यहाँ हो गए, 700 रुपये माइनस यहाँ हो गए। ठीक है बात, तो 700 लेस हुए तो 300 और यहाँ 4, 74,300 बचा। ये प्लस 5,000 बना हुआ है फिलहाल, और ये आपका 56,000 बना हुआ है। देन क्रेडिटर की बात करें तो इट इज 36,000। बात करें अगर 1,00,000 से 700 गया तो ये बचा आपका 99,300। ठीक बात, चलिए ठीक है बात, ये आपका 7 है बेटा, 74,300। तो ये चलिए, तो आखिरी ट्रांजेक्शन हमारा जो छठा ट्रांजेक्शन हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आपने ट्रांजेक्शन हमारे पास है दैट गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। मतलब हमने 40,000 का सामान 20% के प्रॉफिट पर सामने वाले को सेल कर दिया एट 20% प्रॉफिट और कैश में बेचा हुआ है। तो ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें 40,000 का सामान था भाई, 40,000 इंटू 20/100 इतना हमने प्रॉफिट कमाया, मतलब हमने 8,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है बात, 40 का सामान था, उसका 20% निकलेगा, 40,000 इंटू 20/100 तो वो निकला 8,000 रुपए। मतलब आपने 40 का सामान 8,000 ज्यादा में बेचा, तभी तो आपको 8 का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब आपने सामान बेचा बेटा 48,000 में। अब जरा सोच के देखो क्या हुआ होगा। अगर आपने 48 का सामान बेचा होगा तो 48 तो आपके पास आए होंगे कैश में, तो आपके 48,000 प्लस होंगे कैश में। रही बात जो 40,000 रुपए है, भाई आपने सामान तो जो स्टॉक था वो तो 40 का पकड़ा ना सामने वाले को, उसके बदले 48 लिए, तो 48 तो कैश में प्लस हुआ, लेकिन माइनस होगा स्टॉक वाले कॉलम से 40,000 रुपए। अब जो प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपए का वो आपकी कैपिटल में ऐड होगा। यानी एक बात हमें और सीखने को मिली कि जब भी हमको प्रॉफिट होगा हम उस हिस्से को कैपिटल में ऐड करेंगे, और जब भी हमें लॉस होगा तो हम उसे कैपिटल से लेस कर देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए इंपैक्ट क्लास में क्या करना है हम लोगों ने, देखिए तो हमारे पास आए बेटा 48,000, तो इसलिए कैश होगा 48 से प्लस फर्नीचर जीरो। स्टॉक की बात करें तो यहां जाएगा -40,000, क्योंकि -40,000 का सामान बेचने के बाद आपने 48,000 रुपए कमाए हैं, तो यहां इंपैक्ट जीरो है, लेकिन यहां +8,000। ठीक है बात, तो अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों ने। ठीक है, यहां पर ये सॉल्व करने के बाद आपने क्वेश्चन निकालनी है तरीके से। तो यहाँ 5,000 रुपये आया, और इधर की बात करें तो 3, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 7 4 11 12, यानी 1,22,300, और यहाँ पर प्लस में 16,000 रुपये आए। और इधर की बात करें तो ये 36,000 तो है ही है, क्रेडिटर आपके, कैपिटल आपकी आ गई अब 3, 9 8 17 के साथ हासिल 1, यानी 1,07,300 कैपिटल आपकी ये हो गई। अब बेटा यहां से लेकर यहां तक के टर्म को आप ऐड करना, एक आंसर आपके पास आएगा 143,300 आएगा, ये 143,300, और ये आंसर भी सेम उतना ही आएगा। तो इसका मतलब हम इक्वेशन हमारी सही है, बैलेंस्ड है। ठीक है बात, तो ये इक्वेशन करने का तरीका हुआ। कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कुछ और हम इसी सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, करने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। तो चलिए इतना ही आज के लिए, तो विदा लेते हैं आपसे, फिर आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।